चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने कल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तक पढ़ लिया था और किस तरह से क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। कल हमने वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो देख लिया, ठीक है। अर्जेंट नीड ऑफ ब्रिटिशर्स टू गेन द इंडिया सपोर्ट समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। अल्टीमेटली तीनों ही फेल हुए, लेकिन अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है। तो जो हमारा एक टॉपिक था जो कल हमने कंप्लीट किया वो था डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान तक हमने पढ़ लिया, आपका कोई भी डाउट नहीं है, जो भी था आपने पूछ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी के पास हैंड आउट आ चुके हैं आज, ठीक है। वहीं से रीड कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए या यहां से रीड कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगले कुछ स्लाइड में जो भी लिखा होगा वो आपको पहले से ही पता है, जस्ट क्विक रिवीजन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस है। और फिर उसके बाद हम आगे न्यू फैक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। The election to the Constituent Assembly were held in July and August of 1946. कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो भी प्रिंसिपल बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन किया गया। आप सभी को पता होगा इलेक्शन होंगे प्रोविंसेस में और नॉमिनेशन क्रिएट होंगे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। जुलाई अगस्त 1946 को किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ मई 1946। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वो कैबिनेट मिशन प्लान में जो आपने कल पढ़ा था उसके थ्रू बनेगी, वही प्रिंसिपल्स यूज किए जाएंगे। टोटल स्ट्रेंथ क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 389। 296 किसको दी गई थी? ब्रिटिश इंडिया मतलब प्रोविंसेस को। और 93 सीट किसकी थी? नॉमिनेशन फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। तो प्लीज याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसकी स्ट्रेंथ 389 थी, 296 प्रोविंसेस से थी और 93 प्रिंसली स्टेट से थी। यदि मैं और डिटेल में जाऊं तो आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। 296 जो प्रोविंसेस सीट थी ब्रिटिश इंडिया की, उसमें 292 मेंबर कहां थे? 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है। जो गवर्नर प्रोविंसेस थे आपके 11, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश आपका, उड़ीसा, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, आसाम। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिख देना, 11 गवर्नर प्रोविंस से 292 सीट्स थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 चीफ कमिश्नरेट्स, आपको बताया जा चुका है इसके बारे में, ठीक है। और दिल्ली, अजमेर, मिरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। तो 292 प्लस 4 296 प्रोविंसेस खत्म। 4 इसमें चीफ कमिश्नरेट थे और आपके बाकी 11 गवर्नर्स की पोस्ट थी। Each province and princely states were to be allotted seats in the proportion of respective population। बात कर चुके हैं इसके बारे में, रिपीटेड पॉइंट है। रफली 1 सीट वॉज गिवन टू एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन। हर 1 मिलियन पॉपुलेशन में कोशिश की गई थी 1 सीट अलॉट की जाए। जहां पे 2 मिलियन लोग थे उनको 2 सीट दी गई थी। मतलब आप देख रहे हो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जा रहा है कैबिनेट मिशन प्लान में, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। Seat allocated to each British province were to be divided among the 3 principal communities। कल आपने बात की थी कैबिनेट मिशन प्लान में, एक मिलेगी मुस्लिम, दूसरी सिख और तीसरे जनरल। जनरल में सब आ जाएंगे, जो भी मुस्लिम और सिख नहीं है वो सब जनरल से आ जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ या इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस या आपकी प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया। चलिए, The representative of each community were to be elected by member of the community in the provincial legislative assembly। आप सभी को पता है जो provincial legislative assembly है उस proportion में ही उन्हीं की community लोग वोट करेंगे और इस वोटिंग मेथड को कहा जाता है proportional representation by the means of single transferable vote, ठीक है। हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था एक बार, तो वो सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है, करेक्ट करते रहिएगा। रही बात प्रिंसली स्टेट, आप सभी को पता है वहां नॉमिनेशन था, हाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों बॉडी थी, ठीक है। चलिए, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। वहां पे कोई भी इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं था। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इंडिया हैड प्रोविंशियल असेंबली लाइक करंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जैसे आज की डेट में स्टेट्स रहती हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ
दीज असेंबली वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। रिपीटेटिव पॉइंट है, तो आप ये सब चीज पढ़ चुके हैं। जस्ट आपका एक जल्दी से एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 296 सीट्स थी प्रोविंस की, वो जुलाई अगस्त में रखी गई। ये पहला पॉइंट था आज का हमारा। ठीक है, इलेक्शन कब कराया गया? जुलाई अगस्त 1946 में। इलेक्शन कहां हो रहे थे? प्रोविंसेस में ही हो रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट का तो नॉमिनेशन वाली बात अलग है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी सीट जीती 296 में? 208 सीट। ठीक है, एक मेजर रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का आपको देखने को मिल रहा है। 73 सीट्स मुस्लिम लीग की थी, और आपको पता है वो कौन से एरिया से आई होगी मेजरली। ठीक है, चलिए, कुछ इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप भी थे जिनको 15 सीट मिली थी। तो आप आगे जाके ये कह सकते हो, जब आपसे कोई क्रिटिक पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हाईली डोमिनेटेड बाय कांग्रेसमैन, इस देश का संविधान बस कांग्रेसियों ने बनाया है, कोई रिप्रेजेंटेड नहीं था, तो आप ये सब पॉइंट बोल सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। कैसे? सबसे पहले सभी कम्युनिटी का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, दूसरा, यदि आप 296 में 15 सीट्स इंडिपेंडेंट जीत रही हैं, इसका मतलब दे हैड देयर पॉपुलर वॉइस, वरना सभी सीट कांग्रेस और मुस्लिम लीग जीतती। 15 सीटें बहुत बड़ी बात होती, एक सीट 1 लाख लोग में। ठीक है, तो देयर वॉज देयर पॉपुलर ओपिनियन। हाँ, उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि द होल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वॉज द स्लेव ऑफ कांग्रेस। आप अपने एक लक्ष्मीकांत में भी देखोगे कि एक क्रिटिक्स है जो आज हम पढ़ पाएंगे शायद से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिक कीजिए, तो उसमें लिखेगा डोमिनेटेड बाय द कांग्रेसमैन, जो वो चाहते थे वही होता था। ठीक है, डोमिनेशन था, लेकिन ऐसा नहीं था, रिप्रेजेंटेशन बाकी लोग को भी दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बाकी जो 93 सीट्स थी, आपको याद होगा प्रिंसली स्टेट्स थी, they were allotted to princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। जिस तरह से बोला गया था कि प्रिंसली स्टेट्स आइदर इंडिपेंडेंट रहें किसी भी डोमिनियन के साथ, या तो इंडिपेंडेंट रहें, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने बंदे नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो इंडिया या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। तो 93 सीट खाली रह गई। कल आपने पढ़ा था मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन नहीं किया था, तो कुल मिला के आप देखिए अराउंड 208 सीट्स या 15 अदर सीट्स ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, बॉयकॉट किया गया था। इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। मोर ओवर द मेंबर्स वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हुए थे। कहां से इलेक्ट हुए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज से। वो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी से आई थी। जो प्रोविंशियल असेंबली में वोटिंग होके जाते थे वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, सबको वोटिंग राइट नहीं था, और उनमें से लोग भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बने थे। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटली डेमोक्रेटिक नहीं थी या फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती थी। ठीक है, लेकिन उस समय इससे अच्छा कोई आइडिया भी नहीं था, है ना, तो उस समय के लिए तो ये चला जा सकता है। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of the adult franchise, the assembly comprised representative to all of the section of the Indian society, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, SC, ST, इंक्लूडिंग वुमेन। तो यहां हमने क्या किया? यहां हमने एक क्रिटिक किया और यहां हमने सपोर्ट किया। आपको मेंस में दोनों की जरूरत पड़ती है। यदि एनालिसिस आया तो दोनों एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्रिटिकली इवेल्युएट, तो यहां पे आपको क्रिटिक्स भी मिल गया। तो आपके नोट्स में, आपके हैंडआउट्स में, आपकी क्लास में हम टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट को क्लियर करके चल रहे हैं, ना कि कोई एक पार्ट। तो प्लीज याद रखिएगा, आप सब पढ़ते आ रहे हो क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। यहां पे आप ये प्रूव कर सकते हो कि नो डाउट मेंबर लिमिटेड फ्रेंचाइजी से आए थे, टोटल पॉपुलर ओपिनियन नहीं था, जो भी संविधान बनाया गया सभी से नहीं पूछा गया, लेकिन उस समय जो भी चीज डिवाइस था वो रिप्रेजेंटेटिव था। सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज इंक्लूडिंग वुमेन एंड अदर लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उस समय के हिसाब से इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। The Constituent Assembly may not be a representative body, but certainly represent the aspiration of the Indians. ठीक है, The Assembly included all important personalities at that time except महात्मा गांधी। क्या ये conclude कर सकते हो इससे? Whenever you conclude an answer, you can write this type of words. कि Constituent Assembly ठीक है, आपने क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, कमेंट कीजिए, और डू यू एग्री और नॉट। ठीक है, लास्ट में यू हैव टू एंड विद अ पॉजिटिव नोट। यस, इट मे नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, लेकिन एस्पिरेशन ऑफ इंडिया क्या थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, फ्रेंचाइजी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, वो सब एस्पिरेशंस आज की डेट में एक बहुत ही विजनरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया। यस, और ठीक है, जितना भी रिप्रेजेंटेशन था, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इतना ही था,
लेकिन तब भी वो प्रोपोर्शनल था। मैं कह रहा हूं यहाँ 7% आते हैं, यहाँ 2.5% रिप्रेजेंटेशन आया, लेकिन सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के एस्पिरेशंस को केटर तो किया गया उस समय जितने भी हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट थी या पॉपुलर एडवांसमेंट थी वहां तक। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कंप्लीटेड, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड। यहां तक कोई भी डाउट है आपका? चलिए, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पढ़ लीजिए, मैं जब तक डाउट क्लियर कर देता हूं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब तुमने जिसको इलेक्ट किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तुम डायरेक्ट इलेक्ट करते हो उनको, हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट को करते हो क्या? बस। राज्यसभा मेंबर को करते हो क्या? तो इसमें भी वही है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग अपने में ही किसी लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेज रहे हैं, आप नहीं भेज रहे। आपने बस किसको भेजा? काउंसिलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई थी, हमने बनाई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ मेंबर गए थे सेंट्रल लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, यंत्र किसके पास है? मेरे पास है। तुम लोग का भैया क्या करना था? 21-22 करना था। तुम्हारे क्या करना है? सही है, ठीक है। चलिए भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एमपीपीएससी। ठीक है, यूपीएससी अपना थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है, ये उसके लिए बहुत मतलब आउटडेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, एक दो तो पूछ ही सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल वो स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत पूछ रहा है, लेकिन जितने भी बाकी एग्जाम है, एमपीपीएससी इंक्लूडिंग एसएससी, बैंकिंग, ये सब एक एक लाइन ना सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ठीक है, आपने रिपिशा के पेपर देखे होंगे, जो मैंने बोला है तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आज पता चल जाएगा। पहला चीज, एक एक चीज फैक्ट है, समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, आप सभी को पता है जो चीज समझाने लायक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन चुकी है, मेकिंग और डिमांड के बारे में हमको पता है, ऑल द ऑफर, स्क्रिप्ट मिशन, कैबिनेट मिशन हमको पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार है। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसमें मुस्लिम लीग भी इंक्लूडेड थी, लेकिन वो बॉयकॉट की, चलो कोई बात नहीं। पहली सिटिंग कब थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946, रटा होना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, जो भी आपकी हैंडआउट्स में है। कहां हुआ था ये? न्यू दिल्ली में, जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहते हैं, वहां पे ये पहली मीटिंग हुई थी। उल्टा पंखा देखा है आपने कभी फोटो में? आप जब गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको एक बिल्डिंग दिखेगी पुराने पार्लियामेंट की, जिसमें क्या है ना, ऐसे उल्टे पंखे लगे, मतलब पंखा यहां से ऐसे से घूम रहा है, नीचे सीलिंग से नहीं है, यहां से। कभी पुरानी फोटोज देखिएगा तो वो सेंट्रल हॉल कहलाता है, वहीं पे सभी मेजर मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, क्यों था? सीलिंग बहुत बड़ी है पार्लियामेंट की, पंखा वहां पर से लटकाएंगे ना तो उतनी हवा नहीं करेगा, तो ऐसे क्या यहां से एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ ऐसे घूमता है। थिएटर में ऐसे थोड़ी लगता है, वो तो बगल बगल में लगता है ना, पहले लगते होंगे, पता नहीं मेरे को। बताइए, हम बैठे हुए हैं, पंखा तुम्हारे बगल में ऊपर ऐसे चलेगा, यहां से होगा, फ्लोर से होगा, ना कि सीलिंग से होगा। ठीक है, खतरनाक उस समय ऐसे ही था यार, जो आप पुरानी सेंट्रल हॉल की पिक्चर देखोगे वो ऐसे ही है। ठीक है, अब तो नया पार्लियामेंट भी बन रहा है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए क्या, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में ही, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट हाउस है ना आपका, उसका एक सेंट्रल हॉल है, वहां पे पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, विथ ओनली 211 आउट ऑफ 389 मेंबर, 389 में से 211 मेंबर ही आए थे, क्योंकि अब मुस्लिम लीग आए नहीं थे, प्रिंसली स्टेट आए नहीं थे। पिछले स्लाइड में आप इतना जान चुके हो कितनी कांग्रेस की सीट थी, कितनी इंडिपेंडेंट सीट थी, कितनी क्या थी, तो मोटा मोटे आपको 211 ही लगेंगे, 209 उनके, 2-4 और आ गए होंगे। तो प्लीज याद रखिएगा, पहली मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 लोगों में से 211 लोग ही आए थे। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट ने बॉयकॉट किया था। कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कौन बॉयकॉट था, कौन आया था। पहले इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सचिदानंद सिन्हा। अच्छा, इंटरिम मतलब फॉर द टाइम बीइंग, इन ट्रांजिशन पीरियड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? सचिदानंद सिन्हा। ये ओल्डेस्ट पर्सन थे और ये एक फ्रेंच कन्वेंशन है, प्रैक्टिस है। अब यहां पे मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं,
जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आज जान जाओगे। ठीक है, जब इंडियन पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना हम लोग अगले के अगले महीने या 3-4 महीने बाद जब भी क्लासेस रिपीट होंगी, तो एक होता है दोस्त आपका स्पीकर, है ना, और एक होता है प्रो टेम स्पीकर फॉर टेम्पररी स्पीकर, प्रो टेम स्पीकर फॉर टेम्पररी स्पीकर। अब एक चीज बताओ, समझना मेरी बात, हम सब क्या इलेक्शन होके जीत के आए एमपी से या से लोकसभा इलेक्शन से, हम सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं या एमपी हैं। उसके बाद हमारी शपथ नहीं हुई, शपथ नहीं हुई तो मतलब आप राइट टू वोट नहीं रख सकते। यदि आप शपथ नहीं लिए हैं अभी तक, तो ओथ नहीं हुए हैं आपकी, तो वहां से हैंडआउट ले जाओ, हैंडआउट। तो शपथ या ओथ नहीं हुई तो आप वोट नहीं कर सकते, और यदि आप वोट नहीं कर सकते तो आप स्पीकर ऑफ हाउस कैसे चूज करोगे? स्पीकर ऑफ हाउस आप में से ही कोई बनता है, इस बार ओम बिरला जी बने। ठीक है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड के लिए जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, नया इलेक्शन हो चुका है, नई पार्लियामेंट, नया क्या बोलते हैं पार्लियामेंट आ चुकी है और रीइंस्टेट हो चुका है। ठीक है, एक इसके बीच में एक और शब्द होता है, किसी को पता है क्या? लेम डक सेशन। पार्लियामेंट में एक सेशन होता है लेम डक सेशन। इलेक्शन होने के बाद जो पहली मीटिंग होती है ना पार्लियामेंट में, जिसमें सबको बुलाया जाता है, पुराने एमपी एमएलए को। ठीक है, एमएलए क्यों बोल रहा हूं? स्टेट, एमपी बोल रहा हूं सेंटर, दोनों को मिक्स मत करना, मैं दोनों को एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एमपी मतलब लोकसभा राज्यसभा, और यहाँ पे एमएल, एमपी एमएलए जो इलेक्शन पहले इलेक्टेड थे और अब जो नया इलेक्शन हुआ है उन सबको बुलाया जाता है। ठीक है, जो पुराने होते हैं और री इलेक्ट होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी थे अभी सभा में अब भी हैं। जो पहले थे अब हार गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको लेम डक्स कहा जाता है, लेम डक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्यों मीटिंग बुलाई जाती है? 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास देश को रन करने का, देश की डिस्कशन डिबेट में पार्ट लेने का, तो एक मीटिंग होती है जहां पे आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। तो जो लोग जीत चुके हैं वो नए नए, कुछ पहली बार एमपी एमएलए बने, कुछ पुराने लोग हैं जो रिटायर हो गए या नहीं अब जीत पाए, या तीसरा चौथा टेन्योर स्टार्ट है, वो सब मीटिंग करते हैं और उस सेशन को लेम डक सेशन कहा जाता है। तो एक ऐसा सेशन भी होता है, याद रखिएगा, लेम डक सेशन। कमिंग बैक, आप सब जीत जात के आ चुके हैं, आप सबके पास राइट टू वोट नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए? आप तो वोट नहीं कर सकते तो स्पीकर बनेगा नहीं। तो हमने एक फ्रेंच कन्वेंशन या फ्रेंच प्रैक्टिस को शुरू से माना है, मतलब ये 1946 से मान रहे हो, आज भी मानते हैं। सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंटेरियन को हम क्या करते हैं? इंटरिम स्पीकर बना देते हैं या प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। अब इस ओल्डेस्ट का मतलब ये नहीं होता है जो सबसे ज्यादा बुढ़ा है, जो सबसे ज्यादा बार जीता है। एग्जाम्पल, एक है 78 साल के, एक है 72 साल के, ये 4 साल से एमपी रहे हैं और ये 3 बार एमपी रहे हैं, यहां पे ओल्डेस्ट ये कहलाएंगे, मतलब जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है एज अ पार्लियामेंटेरियन। अब सचिदानंद सिन्हा जी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उस समय ओल्ड पटिशन के लिहाज से पहला सेशन है, सब कोई फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बुजुर्ग देखा जाए तो सचिदानंद सिन्हा जी थे। समझ आया? लेकिन आज की डेट में प्रोटेम स्पीकर, अगले साल इलेक्शन होगा आपका, जो नई सरकार आएगी, बीजेपी कांग्रेस कोलिशन कोई भी बनती है, ठीक है, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंटेरियन होगा वो बनेगा इंटरिम प्रोटेम फॉर टेम्पररी स्पीकर। वो आएगा आपके पास और आप सबकी शपथ करवाएगा एज अ पार्लियामेंटेरियन। जैसे ही आपकी शपथ खत्म होगी, पहला काम आप क्या करेंगे? वोट करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्पीकर, और जैसे ही स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा, आई विल फॉल डाउन एज अ प्रोटेम स्पीकर या फॉर टेम्पररी इंटरिम। समझ आया? जस्ट ये कन्वेंशन इसलिए माना जाता है क्योंकि आपका राइट टू वोट नहीं है, ओथ के बिना राइट टू वोट नहीं। याद एक पिक्चर थी जिसमें अजय देवगन था, सिंघम, लास्ट की फिल्म में देखे होंगे, तो अपना जो विलेन था वो मिनिस्टर बन चुका था, लेकिन शपथ नहीं लिया था, शपथ के पहले उसको मरवा दिया बीच रोड में भगवाते हुए। शपथ ले लेता ना तो कभी नहीं कर सकते थे। तो मतलब हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि आप इलेक्टेड कहलाते हो, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर,
लेकिन शपथ के बाद आप पावर या सीट में कहलाते हो। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर इसीलिए आते हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट इंटरिम जो आपके प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो यही फंडा है। और ये जो मैंने आपके लिए लिखा है प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंच कन्वेंशन, वो इसी को कहते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, पहली बार 211 लोग पहुंचे, ठीक है, हमको नया चेयरमैन या नया प्रेसिडेंट क्रिएट करना था, लेकिन आपकी शपथ नहीं हुई थी। तो फॉर द टाइम भी उस समय जो सबसे ओल्डेस्ट थे, फ्रेंच कन्वेंशन यही है, वही बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। उन्होंने जैसे ही करवाया उसके बाद आगे लोग इलेक्ट होके आएंगे, अभी 2 मिनट में पता चलेगा। ऐसे ही आपके डेट में आज भी प्रोटेम स्पीकर और ओम बिरला जी स्पीकर ऐसे बनते हैं, ठीक है। समझ आया प्रोटेम और ये, ठीक है। कमिंग बैक टू कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ, सबसे बुजुर्ग, लेकिन उस समय सभी नंबर 1 वाले थे ना। हाँ, लेकिन आज की डेट में सबसे बुजुर्ग नहीं, सबसे ज्यादा बार मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियन रहने वाले, जैसे आपकी ताई इंदौर जी, इंदौर में जो ताई हैं सुमित्रा महाजन जी, कितनी बार सबसे ज्यादा फीमेल में सबसे ज्यादा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही रही हैं, ठीक है। इंदौर सुमित्रा महाजन, अवार्ड मिला था उनको भी, पद्मा अवार्ड। चलिए कोई बात नहीं। सचिदानंद सिन्हा वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कन्वेंशन, आपको पता चल गया, प्रोटेम स्पीकर समझा दिया। आगे जाके 2 दिन बाद 9 तारीख को पहली असेंबली थी, याद रखिए 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर, ठीक है। 9 तारीख को पहली मीटिंग। और इंटरिम कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट के साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। मान लो प्रेसिडेंट छुट्टी पे, कौन हेड करेगा? स्पीकर सीट में कौन बैठेगा? तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एचसी मुखर्जी साहब, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी, ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एचसी मुखर्जी साहब और वीटी कृष्णाचारी साहब। चलिए अगला, 11 तारीख हो गई है। अब अगला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रीअसेंबल्ड ऑन द 14th of August एज द सॉवरेन इंडिपेंडेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट फॉर द डोमिनियन। आपको पता है ना ड्यूअल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट भी वही थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी वही थी, वही वाला पॉइंट, ठीक है। तो 14 अगस्त को क्यों मिले थे भाई? देश का आजाद कराना था, मीटिंग थी उस दिन। चलिए, एज अ रिजल्ट पार्टीशन अंडर द 3rd June प्लान द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज मेड, ठीक है। अगला स्टेप जो आपको जानने की जरूरत है कि ये जो मुस्लिम लीग की सीट थी वो वैसे ही अलग हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान बन जाता है। इस समय तक तो नहीं बना था, लेकिन आगे जाके बन जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ सीटें कम या ज्यादा होंगी, मतलब डिफरेंस क्रिएट होगा। Therefore, the strength of the Constituent Assembly fell, नीचे गिर जाती है। री इलेक्शन किए जाते हैं प्रोविंसेस में। वेस्ट बंगाल टूट चुका था, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हमारे पास बचा था, वहां री इलेक्शन करने पड़ेंगे। वहां की जो पॉपुलेशन बची है 1 मिलियन की, उसकी एक सीट फिर से निकाली जाएगी, रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होने लग गई। ईस्ट पंजाब बचा, ठीक है, वेस्ट पंजाब चला गया उनके पास, ठीक है। As the member of the newly formed Constituent Assembly, Pakistan ceased to be the member of India. पाकिस्तान अलग होने के कारण जो 389 मेंबर सीट थी उसको रीअरेंज करना पड़ा। 2 ही सबसे बड़ी स्टेट थी, वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास रहा है, वेस्ट उनके पास चला गया पाकिस्तान साइड। फिर एक दे दिया जाता है, फिर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना, तो वो आपको एक दे दिया जाए। जैसे गोवा में कम लोग हैं तो फिर 3 मिनिमम सीट रखनी ही पड़ेंगे, ऐसा होता है। या उसको किसी के साथ मर्ज करना पड़ता है। जैसे आपके वार्ड में कम लोग हैं तो 2-3 वार्ड का एक सरपंची लाते हैं, 2-3 गांव में आके सरपंची आती है, आपका सरपंच दूसरे गांव में बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम है, बात तो पॉपुलेशन लाओ उस लेवल पे, इसलिए होता है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बलूचिस्तान, सिलेट, ये सब आपको याद है, रेफरेंडम प्लेबिसाइट हुआ था, निकल गए थे, ज्वाइंट पाकिस्तान, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनकी सीट को अब सीज कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। हेंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वापस बैठती है, रीअसेंबल होती है 31 अक्टूबर 1947 में, तो मेंबरशिप ऑफ द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू 299। ये रट के रखना। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 389. What was the real membership of the Indian Constituent Assembly?
299, दोनों में बहुत अंतर है। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो बनाया था उसके हिसाब से 389 थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया था, देश के बंटवारे के कारण 299 सीट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। चलो बाइफर्केशंस देख लेते हैं। 299 में कितने लोग थे प्रोविंसेस से हैं? 229 प्रोविंसेस से, ठीक है। प्रिंसली स्टेट कितने आ गए हमारे पास? 70 सीट। कितनी महिलाएं थी इसमें? 15। इन 15 के नाम रटे होने चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया 7 लड़कियों का नाम लिख दिए, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी? 1 2 3 1 3 5 ऑल ऑफ द अबव 2 and 3। तो यदि आप 15 लोग के नाम पता है तो क्या है ना, आप गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, इस साइड में भी मिल जाएगा। तो एमपीपीएस से तो पूछ चुका है 2-3 बार, ठीक है। तो 15 लोग का नाम इसलिए जानना है, या कम से कम 3-4 का जान के रखो। जब क्वेश्चन आएगा द नर्वस नहीं वुमेन का एसोसिएशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो 3-4 यहीं से निकाल लेना, ठीक है। सरोजनी नायडू थी तो सरोजनी नायडू यहां भी थी, ठीक है। इस तरह से प्लीज याद रखिएगा। तो प्लीज याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 मेंबरशिप पे थी, 229 प्लस 70, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा। आफ्टर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द कॉपीज of the constitution, the constituent assembly got naturally dissolved, with its chairperson have been elected as the president of India and its staff diverted to other avenues। 24 और 26 जनवरी 1950। इस पॉइंट का ये मतलब है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनकर तैयार हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन आपका पूरा तैयार हो गया, तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथेंटिकेटेड कॉपीज तैयार हो गई, जितना भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो नेचुरली खत्म हो गई। आज की डेट में आपको संविधान फिर लिखना है तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। वो कश्मीर के लिए बार बार चलता था कि नया संविधान बनाने के लिए वापस बैठानी पड़ेगी, ये लोग तो बचे नहीं, और इन्होंने तो वैसे भी नेचुरली डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा। और उसके जो चेयरपर्सन थे, कौन थे चेयरपर्सन? राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। उनको क्या बना दिया गया? देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाकी स्टाफ को डाइवर्ट कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, जो भी काम चल रहा था लिखा पढ़ी का XYZ का, वो पूरा का पूरा डिसॉल्व कर दिया गया। तो याद रखिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करके इट्स नेचुरली डिसॉल्व्ड, ठीक है। चलिए, बट द बल्क ऑफ द असेंबली कंटिन्यूड फंक्शनिंग एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। 1951-52 के इलेक्शन होने थे, ठीक है। तब तक तो किसी को देश चलाना था, तो पार्लियामेंट का एक अच्छा खासा एवेन्यू अभी भी फंक्शन कर रहा था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्यूअल रोल वापस रिपीट होता है। 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड इट्स फाइनल सेशन। इट हाउएवर डिड नॉट एंड and continued the provisional parliament till 6 जनवरी 1950 till the formation of the new parliament after a general election of 51-52, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती रही till the first general election। The provisional parliament ceased to exist in 17 April 1952। The first elected parliament, लोक सभा एंड राज्यसभा, came into being in मई 1952। तो आपकी पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट फुल एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ, फुल डेमोक्रेटिक, फुल सॉवरेन, कहां क्रिएट हुई? मई 1952। जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके यहां काम करती रही एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। ये डेट जितनी याद करने की जरूरत नहीं है। पूछिए जल्दी। इंटरिम क्यों आएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बन ही गए थे ना। इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं हुआ था मैम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए हुआ था। रिपब्लिक आप पहले ही हो चुके थे। 52 में आप क्या हुए? फर्स्ट पार्लियामेंट बैठी, और पार्लियामेंट इलेक्शन किस लिए होता है? नए पीएम के लिए। प्रेसिडेंट पहले ही आ चुका था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज हो रही थी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिएट कर दिया गया था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्रिएट हो चुका था। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट 2 साल बाद आई, तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती रही, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हमेशा खड़ा था, इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, अगली बार पूरी इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट आई। आपको यदि याद दिखाया जाए तो पीछे लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले ही बन चुके थे, ठीक है। अच्छा, whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar। For the first time, the constituent assembly met as Dominion Legislature 17 नवंबर, और उस समय G.V. मावलंकर जी स्पीकर बने। मैं ये पॉइंट आपको 5 से 6 बार बता चुका हूं, ठीक है। फिर रिपीटेड पॉइंट है
जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान बनाने का काम करना था तो चेयर में राजेंद्र प्रसाद जी बैठते थे, एब्सेंट हुए तो एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य जी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जी.वी. मावलंकर जी बैठेंगे, मतलब वो पहले स्पीकर ऑफ इंडिया थे, पार्लियामेंट बैठी है, तो हु बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एमपी, हु बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, जी.वी. मावलंकर, ठीक है। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ इंडिया, ओम बिरला साहब। पहली वुमेन स्पीकर, ये सब डेटा आपको निकालने हैं, ठीक है। वही तीन चीज, लड़का लड़की, लास्ट फर्स्ट और वुमेन, ठीक है। चलिए बताइएगा, समझ आ गया वाला पॉइंट। नेक्स्ट, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वाज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। मैं आपको बता चुका हूं ये पॉइंट, 30-40% 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट हो गया था, और आपको पता है आपके प्रियम्बल में भी यही डेट लिखी है। इनएक्टमेंट डेट आपकी इनटू फोर्स डेट है आपकी 26 जनवरी 1950 है, पूर्ण स्वराज वाली डेट थी, और उस दिन आप रिपब्लिक डे मनाते हैं बहुत खुशी खुशी। ऑफ दीज मेंबर 284 वेयर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1949। कितने थे? 4, ठीक है। एंड इन सब की सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन में है और इट एक्चुअली पास्ड, ठीक है। एवरी ईयर 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज द संविधान दिवस, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है दोस्त? 25 दिसंबर, बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी साहब, है ना। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है उस दिन, यदि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्त। 26 नवंबर को हर साल कमेमोरेट करना, टू एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कमेमोरेशन में आपको बता चुका हूं, संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑन 19 नवंबर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अ गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड दिस डेट एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है, संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2019, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। पहले नहीं बनाया जाता था, मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, ठीक है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। 26 जनवरी वाज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। क्या थी हम बता चुके हैं। ऑन दिस डेट 24 जनवरी को ही 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, और जो लाहौर सेशन 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस में लिया गया था, ठीक है। आप सभी को याद होगा लाहौर सेशन ऑफ 1929, पूर्ण स्वराज, और 1930 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हमने चूज किया, और 26 नवंबर को आप वो बनाते हो। ये सब डेट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। 29 में अनाउंस किया गया था लाहौर सेशन, और 30 में उन्होंने सेलिब्रेट किया था। सेशन दिसंबर में होता था ना, हर सेशन मोटा मोटी, तो दिसंबर में डिसाइड किया कि जनवरी में हम लोग झंडा फहराएंगे, जैसे पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया था वैसे ही। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अडॉप्टेड वर्ड याद रखिएगा, इनएक्टेड लिखा होता तो 26 जनवरी होता, प्लीज याद रखिएगा कि, ठीक है। प्रियम्बल पहले था क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ यार था यार, लिखा तो है। वो कहानी जोड़ो, हाँ बोलो, तुम बोल दिए, तुम बोलो। हाल ये प्रियम्बल था कि नहीं ये तो बताओ। था ना, वो जो 35 में तो था ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान बनाया था, क्या उसमें प्रियम्बल था? हाँ, एक बार चेंज हुआ है, वो बात की बात है। दूसरा जो भाई ने बताया कि लास्ट में ऐड हुआ था, वो दूसरी कहानी है। हाँ, पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो अलग कहानी आगे देखेंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बोलते हैं, यदि आपको संविधान नहीं पढ़ना, वही एक पेज पढ़ लो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रीफेस पता चल जाएगा। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट यूज करती है प्रियम्बल को, और प्रियम्बल भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। प्रियम्बल था, 22 पार्ट थे, 22 चैप्टर्स थे, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड 395 आर्टिकल्स, अब बढ़ चुके हैं, लेकिन प्लीज याद रखिएगा आज भी लास्ट नंबर 395 ही है। क्लॉजेस बढ़े तो आर्टिकल तो बढ़े है ना,
हाँ वही बताने जा रहा हूं आपको, मेरा यही कहना है, मेरी बात सुनिएगा, सुनिएगा मेरी बात। 1 से लेके 395 अभी भी हैं, ठीक है। इन नंबर इससे ज्यादा बढ़ गए, आप जो कह रहे हो 400-500, चलो मैं मान लेता हूं अभी के लिए, ठीक है, लेकिन नंबर अभी भी 1 और 395 के अंदर इंटैक्ट है। कैसे? क्योंकि हम यूज करते हैं ABCD। मान लो कोई नया आर्टिकल ऐड हुआ तो 395 तो पहले थे, एक ऐड हुआ 396 हो गया, लेकिन हम नंबरिंग कभी चेंज नहीं करेंगे, हम क्या देंगे उसको, आर्टिकल 21 कैपिटल A, ठीक है, 389 कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D, ऐसे करके। तो याद रखिएगा अभी भी नंबर इंटैक्ट 1395 के बीच में ही है, लेकिन अब ABCD बढ़ चुके, आप देखे ही होंगे बहुत सारे ABCD है, ठीक है, उस ABCD को मिला के 395 पार हो गया है। तो पार वाला बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन ये बनता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, शेड्यूल 8, अभी कितने शेड्यूल है 12। समझ पा रहे हैं ना आप दोनों में डिफरेंस, ठीक है। 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, अब इसमें चेंजेस आएंगे, अमेंडमेंट आएंगे, धीरे धीरे हम जानेंगे इस अमेंडमेंट्स को, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। चलिए, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वहां लिख लीजिए, कभी गलती मत कीजिएगा कि यार ये तो गलत लिखवाए हैं सर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर को हुआ था, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स, आर्टिकल इंटैक्ट है लेकिन बढ़ गए ABCD से, ठीक है, और 8 शेड्यूल थे। जो 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इनफोर्स आया था, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए, सम ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। रटना नहीं है, मेरा बस यही कहना था आपको, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कि आर्टिकल रटने लग जाओ, ठीक है। कैसे पता चलेगा, पिछले साल के पेपर जब आया ही नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर को आर्टिकल 5 से लेके 393 तक कुछ और कुछ पार्ट को इनेक्ट कर दिया गया था, लेकिन टोटल 26 जनवरी को ही हुआ था, इसीलिए 2 डेट्स आपको पढ़नी पड़ती है। समझ आया? अगला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक कितने साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, सर BN राव। इंटरिम चेयरमैन कौन थे पहले, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तुम लोग इसी में लगे रहो, है ना, अब दिमाग खोल के सुना करो क्या बोल रहा हूं, इसलिए बताया कॉपी नहीं देनी चाहिए पहले, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, SC मुखर्जी और कृष्णाचारी। पहले चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे असेंबली के, HVR अयंगर, ठीक है, अय्यर नहीं। 17 कहां लिखा दोस्त, एक्चुअली क्या है ना, किसी किसी कोई किताब मानती है, कोई 12, उसके कह रहे हैं कुछ लोग एक दिन को कम मानते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा 2/11/17 आएगा, कहीं 2/11/18 आएगा, दोनों आएंगे तो पेपर चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो। MPPSC क्या कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी, और UPSC ऐसी गलती कभी नहीं करेगी जीवन में, ठीक है। UPSC में आज तक ऐसा काम नहीं होता, ठीक है, इसलिए मैं दोनों लिखे स्टार मार्क करके। किस जो चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, जिसने ड्राफ्ट किया, SN मुखर्जी, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखो मैं तुमको एक चीज समझाता हूं, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। सुनना मेरी बात, जो भी मीटिंग होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या जैसे आज इशू उठा से मान लीजिए राइट टू लाइफ पे या फंडामेंटल राइट पे, तो सभी लोगों ने जो मेंबर्स है 228 289 उन्होंने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद सबने अपनी अपनी वोट किया। उसके बाद एक बॉडी तो होनी चाहिए ना जो पूरे मीटिंग को ड्राफ्ट करे, तो ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि आप सबका डिस्कशन अल्टीमेटली ड्राफ्ट एक आदमी ने किया, सजाया एक आदमी ने, उसने क्लॉज सब क्लॉज क्रिएट किए, आपकी मीटिंग से उसको पास कराया गया। इसलिए इस बॉडी का सबसे बड़ा काम था संविधान को ड्राफ्ट करना। और इसके चेयरमैन कौन थे, अंबेडकर जी। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, BR अम्बेडकर। बनाया सभी ने था, लेकिन फादर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो भी डिसाइड होता था, जो भी ड्राफ्टिंग होती थी ना, वो इनकी टीम करती थी। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे,
जिन्होंने कैलीग्राफी की थी, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखिएगा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल में ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैंड रिटन है और ये आज भी किसी म्यूजियम में रखी गई है, शायद से दिल्ली म्यूजियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली पार्लियामेंट म्यूजियम में ओरिजिनल जिसमें सबकी साइन है और हैंड रिटन है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजियम में रखा गया है, नाइट्रोजन म्यूजियम, मतलब उस पूरे ग्लास में नाइट्रोजन भरा गया है जिससे ऑक्सीडेशन ना हो। आप सबकी कॉपी आगे जाके 30 साल बाद रंग उड़ने लग जाएंगे ऑक्सीडेशन के कारण, है ना। तो जितना मेरे को पता है, एक बार हम घूमने भी गए थे, तो आप भी कभी दिल्ली जाएगा तो घूमिएगा, एक पूरे बॉक्स में पूरा इनर्ट गैस डाला गया है जिससे ऑक्सीडेशन ना 70-75 साल हो गए, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेव किया गया, उसकी बहुत सारी कॉपीज है। कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होना तो आप जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट में, मैं आपको डाउनलोड करवाऊंगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, अभी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, आपको एक आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे एक बार मेरे साथ। तो कुछ नहीं करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA में जाके PDF डाउनलोड करना, वहीं से क्यों करना, क्योंकि वो अपडेटेड रखते हैं। आपको क्या पता हमारे और होते होते कोई अमेंडमेंट हो जाए, कोई चेंजेस आ जाए, हम गलत पढ़ते रहे, ठीक है। MHA की साइट से करेंगे तो वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक पूरे डेटा प्लीज याद कर लीजिएगा, किसी दिन पूछ लूंगा अचानक से, ठीक है। बहुत सारी कमिटीज है मैडम, अभी तो सुबह तक ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसका काम था सभी चीज का एकदम लास्ट फाइनल रिपोर्ट लाना, ठीक है। आगे भी बहुत सारी है, हम पढ़ेंगे। हिंदी वर्जन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी कैलीग्राफी की थी वसंत कृष्ण वैद्य ने और इसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने, ठीक है। याद रखिए, कुछ ऐसे डेटा आ जाए तो आ जाए, ठीक है। ओरिजिनल वर्जन को जो डेकोरेशन था वो नंदलाल बोस जी ने किया था, बेहर राम मनोहर सिंह जबलपुर, MPPSC इंपॉर्टेंट है जबलपुर वाला, ठीक है, वो स्टेट का पूछ लेगा, ठीक है। ओरिजिनल प्रियम्बल जिसने ब्यूटीफाई किया था, ठीक है, वो जो उसके आसपास का जो एक क्या बोलते हैं आप लोग जब अपने कॉलेज में वो बनाते हो ना रिपोर्ट, तो आउटलाइनिंग करते हो 3-4 कलर से, तो वो वाले इल्यूमिनेशन ब्यूटिफिकेशन पार्ट बेहर राम मनोहर सिन्हा ने किया। हाँ दोस्त, ये ऊपर देख लो भैया, ये वाला डेकोरेशन उन्होंने किया था और प्रेम बिहारी नारायण ने हैंड रिटन कैलीग्राफी की थी ओरिजिनल प्रियम्बल की। तो ये कुछ डेटा आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं। कितना पैसा लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 64 लाख रुपए, उस समय 64 लाख बहुत ज्यादा था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लोगो क्या था, जैसे ISF का लोगो है, ठीक है, और भी कुछ है, हमारा एलिफेंट था। एलिफेंट क्यों, बहुत बड़ा एक देश, बहुत डाइवर्स, बहुत ही मैमथ एस्पिरेशंस, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हमारे वो, तो एलिफेंट को सील माना गया था। तो कभी भी क्वेश्चन आए, ये सब यूपीएससी में नहीं आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, इतना डिटेल में नहीं जाता। यूपीएससी क्या करता है, इससे एनालिसिस पूछ देगा, विच आर द 4 फॉलोइंग चीजें इज राइट, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन बाकी वन लाइनर एग्जाम SSC बैंकिंग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एलिफेंट वॉज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्लीज याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन में। मान लीजिए क्वेश्चन आया, इनमरेट योर एंड लिस्ट द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप और मैं जितना जानते हैं, हमको तो एक ही काम पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, दूसरा काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनना, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कभी मान लीजिए लॉन्ग आंसर आ गया। पहला काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की पूरी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। जब तक 52 में इलेक्शन नहीं हुआ, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम पार्लियामेंट बनती थी, डिसीजन लेती थी और ऑर्डिनरी लॉस बनाती थी देश के गवर्नेंस के लिए। सेकंड काम, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था, ठीक है। चलिए, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था। और नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया, कल हमने बात भी की थी। इंडियन नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट हुआ था, 22 जुलाई 1947। MPPSC का पिछले साल का क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिए, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। चलिए, नेशनल सॉन्ग क्या है हमारे देश का, वंदे मातरम, ठीक है। कब एडॉप्ट हुआ, 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम क्या है हमारा, जनगण मन। जनगण मन किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र। बहुत खूब, चलो तुम लोग जानते हो इतना।
नेशनल एम्बलम आप सभी को पता है, अशोकन पिलर, ठीक है। कब इनेक्ट हुआ? 26 जनवरी, ठीक है। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट को किसने इलेक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब किया? 24 जनवरी 1950। और 2 दिन बाद उन्होंने झंडा फहरा के रिपब्लिक डे बनाया। इसलिए आज भी रिपब्लिक डे में कौन? प्रेसिडेंट झंडा फहराता है। और इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उस समय उन्होंने सबसे पहले मिडनाइट स्ट्रोक वाला किया था। ये प्लीज याद रखिएगा, ये डेटा आपको पता होने चाहिए, कब कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस किस को अडॉप्ट किया था। मतलब आजादी से पहले हमारा नेशनल सॉन्ग, एंथम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 3 चीज 24 को हुई थी। 22 को नेशनल फ्लैग हो गया था और 26 तारीख को नेशनल एम्बलम हुआ था। किसने किया था? सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। ये कुछ डेटाज हैं जो आपको प्रीलिम्स वाइज बनने चाहिए। चलिए, ये कुछ सेशन की डिटेल्स, इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये डेट है। इसके लिए यूपीएससी वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वह 2-3 जगह ध्यान देना है। एमपीपीएससी को भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पहला ध्यान क्या देना है? पहला सेशन, कितने सेशन बने थे? 11। आज सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट साल भर नहीं बैठती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी साल भर नहीं बैठी। पहला सेशन हुआ, उसका समन किया गया 9 दिसंबर से 23 दिसंबर ने, उन्होंने 3-4 एजेंडे उठाए, उस पर काम किया। उसके बाद वो सेशन बंद हो गया। उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग या कुछ होमवर्क दिया गया होगा। अच्छा, पता करके आओ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है इस बारे में, सिटीजनशिप उनकी कैसी होती है, फेडरलिज्म तो कैसा होता है। 50 किताबें पढ़नी पड़ेंगी लॉयर्स को, जो आज भी देखते हो लॉयर्स का 50 किताबें रखी रहती है। तो क्या पता अम्बेडकर जी एंड पूरी टीम ने बैठ के 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हो, उसके लिए समय चाहिए, ड्राफ्टिंग के लिए समय चाहिए। तो फिर सेकंड सेशन बैठा, ऐसे करके 2 साल 11 महीने में तो बना, लेकिन सेशन कितने लग गए? 11 सेशन। तो प्लीज याद रखिएगा, टोटल 11 सेशन में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। पहला सेशन की डेट याद रखिएगा, कोई 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी और 2 दिन के बाद 11 को राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए थे, है ना। तो वो सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। 11th सेशन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर तक, और इस 26 नवंबर के दिन आपका एडॉप्शन हो गया था बहुत सारे आर्टिकल्स का। द असेंबली मेट वंस अगेन 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन बहुत सारी चीज अडॉप्ट हुई, अभी आपने क्लास पेज में देखा, और उसी दिन सिग्नेचर करके अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। तो ऐसा किसी किसी किताब में लिखा रहता है टोटल 11 सेशन में बना है संविधान, लेकिन एक मीटिंग बुलाई गई थी, वो 12th सेशन कहला गया एक दिन का, ठीक है। लेकिन आप प्लीज टिक मारिएगा 11 को, मैं इसीलिए इसको 11 किया हूं, और कुछ लोग डाउट पूछ के आते हैं इसलिए 12th इसलिए किया हूं। 26 नवंबर को सब बन के तैयार है, 26 जनवरी को डेट एडॉप्शन की, लेकिन आप 2 दिन पहले मिले थे एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड सॉरी नेशनल एम्बलम्स को, ठीक है। तो इसको 12वां गिन लिया जाता है कभी कभी, लेकिन आप 11 ही याद कीजिएगा। तो 11 सेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। चलिए, अब जल्दी से कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू समझाने के लिए आपको कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जल्दी से समझ लेते हैं। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फरवरी 1948 में आ गया, संविधान ऑलमोस्ट तैयार है। कंट्री के पीपल को 8 महीने का समय मिला फीडबैक और इनपुट देने का। तो आप कह नहीं सकते कि संविधान ऐसे ही बन गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। 8 महीने में न्यूज़पेपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट XYZ में 8 महीने तक लोग फीडबैक करते रहे, पढ़ते रहे। डिस्कशन, सजेशन, प्रपोजल, अमेंडमेंट के बाद, कंसिडरेशन के बाद सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ असेंबली का, और वो अक्टूबर 1948 में खत्म हो गया, ठीक है। BR अम्बेडकर ने उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट दिया 4 नवंबर 1948 को। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बस आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। उसके बाद जब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसकी पहली रीडिंग हुई। पहली रीडिंग मतलब एक जनरल डिस्कशन आप सबके साथ मैंने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ। 5 दिन तक चला, 9 नवंबर 1948 तक। ट्रक कैसे अलाउ हो गया इस टाइम? बाइक है, अच्छा क्रेटा, चलो ठीक है। कमिंग, पहली रीडिंग क्या थी? जनरल डिस्कशन थी। सेकंड रीडिंग थी, एक एक क्लॉज पढ़ा गया सबके सामने। मैंने बोला क्लॉज नंबर 1 सही, ठीक है सही, यूनियन ऑफ इंडिया लिखे, हाँ पास करो, चलो आगे। सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, फोर्थ आर्टिकल। पहला जनरल था, ऐसे ही बजट भी पास होता है, जब आगे जाके पढ़ाऊंगा ना। बजट में पहले दिन जो आप न्यूज में देखते हो ना, वो जनरल डिस्कशन होता है, क्या क्या अनाउंसमेंट की गई। उसके बाद होती एक एक क्लॉज की रीडिंग, फिर बजट पास होता है 2.5-3 महीने बाद, ठीक है। तो अभी बजट वाला बाद में देखेंगे।
सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई, क्लॉज बाई क्लॉज कंसिडरेशन किया गया। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक यही चलता रहा देश में। इस समय 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, जिसमें असेंबली में 2473 एक्चुअली डिस्कस किए गए। ठीक है, तो इतना डिटेल में मत जाना, बस आपको कैसे बना थोड़ा समझाने की वो है। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग ड्राफ्ट की हुई 14 नवंबर 1949 से। फाइनल मोशन पास किया गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको डिक्लेयर किया गया कि 26 नवंबर को हम सब मान चुके हैं कि ये ड्राफ्ट फाइनल है। ठीक है, एंड सिग्नेचर लिए गए 299 में से 284 ने सिग्नेचर किया, बाकी दुखी हो गए, रूस गए। बहुत सारी दिक्कतें थी, हिंदी को लें, ऑफिशियल लैंग्वेज के इंग्लिश को लें, सेक्युलर रहे नहीं रहे। आप यदि कभी संविधान सीरीज प्लीज देखिएगा, संविधान सीरीज एबीपी न्यूज की या राजसभा टीवी की, वेरी सॉरी, राजसभा टीवी की संविधान सीरीज देखी है आपने? क्योंकि साथ भी कोई देखा है? अनुपमा देखा है? ये देख लेना। ठीक है, दो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एबीपी न्यूज की आई थी प्रधानमंत्री सीरीज, देश की पूरी पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री समझनी है। रामचंद्र गुहा, ये एक किताब है हिस्ट्री की जो आपको पढ़नी पड़ेगी, पोस्ट मॉडर्न। सतीश चंद्र पढ़नी पड़ेगी, मिडिवल हिस्ट्री। आर.एस. शर्मा एंशिएंट, ये सब एनसीईआरटी की बता रहा हूं। आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा साहब मॉडर्न हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब रामचंद्र गुहा साहब। रामचंद्र गुहा की पूरी किताब पे एक पूरी सीरीज एबीपी न्यूज ने लाई थी। ठीक है, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री सीरीज। गूगल में सर्च करेंगे ना प्रधानमंत्री सीरीज, तुरंत आएगी। 14-15 सीरीज है, एक एक प्रधानमंत्री के दौरान पे कैसे इंडो चाइना वॉर हुआ, क्या इंदिरा गांधी ने किया, क्या था बाबरी मस्जिद वाला कांड, शाहबानो केस क्या था, ये देश के कुछ ऐसे पॉइंट, केशवानंदा भारती केस क्या था। आप कुछ भी नहीं करो, खाना खाते रहते 20-20 मिनट देख लो, तो देश के बारे में कहानियां पता चल जाएंगी। फिर किताबें पढ़ोगे, फैक्ट पढ़ोगे। ऐसी एक सीरीज आई थी संविधान, ब्यूटीफुल सीरीज। संविधान की एक एक चीज, कैसे संविधान बना, बी आर अम्बेडकर किस बात पे जवाहरलाल नेहरू से बहस किए, या क्या बहस हो रही थी जब पहली बार डिसाइड हुआ कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज लेना है, तो किस तरह साउथ इंडियन स्टेट्स में लड़ाई हुई, फिर किस तरह से कंसेंसस बिल्डिंग हुई। मस्ट वॉच सीरीज है, कभी रात को बैठ के आधा घंटा संविधान सीरीज देखिएगा, टू गुड है। मैं कभी आपको दिखा भी दूंगा 10-5 मिनट, बहुत अच्छे फैक्ट हैं और आप कनेक्ट कर पाओगे, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो संविधान सीरीज देखिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कमिंग बैक। This is also date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave themselves their constitution. 26 November. The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. मतलब पूरा संविधान पास हो गया, उसके बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था। इसीलिए लड़ाई चलती है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है। ये प्रियम्बल इज अ पार्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, पहले दिन आए जवाहरलाल नेहरू, बोले तुम सब क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्यों मीटिंग की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो मैं एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करवाता हूं आपसे। व्हाट विल बी अवर ऑब्जेक्टिव? टू सिट हियर, पढ़ाई करना या संविधान बनाना। वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो उसको एज अ प्रियम्बल हमने प्रीफेस में डाल दिया। दिस इज व्हाट प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का सेकंड पार्ट। आगे देखेंगे। प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इनेक्टेड। समझ आया आपको? तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड्स नहीं थी, बस इतना है। अब आपका क्वेश्चन आया मैम कमिटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चलती थी मैं समझा देता हूं। कमिटीज इंपॉर्टेंट है। कमिटीज में क्वेश्चन कैसे आएंगे? यूपीएससी में मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आएंगे। इस कमिटी को कौन हेड करता था? जस्ट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा एमपीपीएससी पूछ ले जवाहरलाल नेहरू कितनी कमिटीज को हेड करते थे, तो 3-4 का नाम लिखने पड़ जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कोई नाटक नहीं है। बस मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ये क्यों पढ़ रहे हैं या ये क्यों इंपॉर्टेंट था। एक चीज बताओ, मान लो आज की पार्लियामेंट में एक बिल आया रिलेटेड टू से डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं प्रधानमंत्री, आप सब मेरे मंत्रिमंडल, हम सब जितने भी पढ़े लिखे हों, शायद सब ऑक्सफोर्ड पास आउट हो, IITians हो, JNU पास आउट हो, लेकिन हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरा नहीं पता होगा। क्योंकि मैं BA हूं, आप MA है, कुछ BSc है, कुछ इंजीनियर है, कुछ CA है। तो कभी कभी ऐसा किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ डिस्कशंस किया जाता है। एक काम करो, एक कमिटी बनाते हैं 6 लोग की, वो इसके बारे में पूरा पढ़ के हमको एक सिनॉप्सिस देंगे। इस सिनॉप्सिस में हम क्या करेंगे? डिस्कशन कर लेंगे।
अब भाई एक को काम दिया गया फंडामेंटल राइट, एक को काम दिया गया प्रोविजनल, एक को काम दिया इमरजेंसी, तो कमिटीज तो बनानी पड़ेंगी 299 लोग में से। तो याद रखिएगा सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सब कमिटीज थी, वो अपना अपना काम करके आती थी, फिर हम जल्दी से डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर देते थे। वरना एक छोटी छोटी चीज 400 लोग में कंसेंसस बिल्डिंग तो कभी जीवन में नहीं होता। आज भी आपके यहाँ पे जब दिवाली आएगी, अभी आने ही वाली होगी, तो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ठीक है, या कूलर भरने की जिम्मेदारी किसी की रहती है, पानी भरने की किसी की रहती है, सलाद काटने की जिम्मेदारी बहन की रहती है, मम्मी रोटी जब तक सेकती है, बांटते हो ना, अल्टीमेटली पूरी थाली तैयार हो जाती है। मैडम को पूरा पता है इसके बारे में, ठीक है। तो द थिंग इज इस तरह से सब कमिटीज बनाई गई थी, तो आपको बेसिक कमिटी के आइडिया होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट किया, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee. मैंने आप सभी को बताया ये जितने भी 22 कमिटीज थी जो भी काम करके आती थी, उन सबको ड्राफ्ट करना एक रूपलेख में, जैसे मैंने जो भी पढ़ाया यहाँ पे, जैसे आपने कभी जज को देखा है, जज जो भी करता है स्टेनोग्राफर बैठा रहता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग वो ड्राफ्ट कर रहा है एक एक चीज, ठीक है, जिसे 10 दिन बाद पता चल सके उस दिन मीटिंग में क्या हुआ था। आप भी यदि किसी से बात करते हो, आप एचआरओ कंपनी जैसे हम लोग बात करते हैं, आप स्टूडेंट से बात की तो हम आपकी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उससे फायदा क्या, 10 दिन बाद यदि मैं इसको फोन किया, लास्ट टाइम मैंने इससे फीस मांगी थी, किसने मेरे से कुछ पूछा था, ये क्या था, तो मेरे को पता होना चाहिए। ऐसे 50 बच्चों से डील करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं। ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कब बनी थी, 29 अगस्त 1949 को, और अगले दिन इसका चेयरमैन किसको बना दिया गया था, अंबेडकर जी को, प्लीज याद रखिएगा। Who was the chairman of the drafting committee? कब इलेक्ट हुए थे, ठीक है, और कब बनी थी कमिटी, 29, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। इट वॉज दिस कमिटी डेट वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट। सातों मेंबर रटे होने चाहिए, इसमें नहीं हो सकता कुछ भी, मतलब बाकी चीज में एक बार भूल जाओ, सातों तो रटे होने चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने वुमेन थी, गलत, 0। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी लड़कियां थी, 15। पढ़ के आंसर, कभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लिया करना, वरना गलत करके आ जाओगे, और बहुत अखरता है दोस्त, 2-3 नंबर से यदि चूकोगे ना, जिंदगी में फिर रोते रहोगे। 7 मेंबर, चेयरमैन साहब अंबेडकर जी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद सदुल्ला, माधवा राव, इनको आगे रिप्लेस नहीं, बी.एल. मित्तर जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनको क्या बोलते हैं, रिप्लेस किया था। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर टी.टी. कृष्णचारी, पहले डी.पी. खैतान थे, जिनकी डेथ हो गई थी, इसलिए रिप्लेस करना पड़ा था मेंबर को, ऐसे करके। तो आप प्लीज ऐसे, हाँ, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो तो क्या है, अपन को पढ़ाना होता है, तो अपन से बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, तो हम बहुत सारी फैक्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं। इसके पीछे वही तो चेंज करना है, लोगों किसी भी कोचिंग में चल जाए, ठीक है, तो इसलिए तो ये क्या है ना, बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स है, इतनी जरूरत भी नहीं है, अब कौन छाटा छूटी करे, इसलिए मैं इतना नहीं करता। There was one Muslim member in the drafting committee while no lady, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है, which of the following things are right about constituent assembly? वुमेन कितने थी, 0, मुस्लिम कितने थे, 1, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कुलदीप है, बोलेगा है ना, थैंक सर बोलने, अच्छा, पानी भिजवा देना। जाओ जाओ। The drafting committee, after taking into consideration the proposal of the various committees, prepared the first draft। 48 में कोई मतलब नहीं है, 8 महीने दिए गए थे। फिर जो पब्लिक कमेंट, क्रिटिसिज्म, सजेशंस आए थे, उसमें सेकंड ड्राफ्ट बनाया गया था, फिर थर्ड ड्राफ्ट आया था, फिर उसके बाद सबने 141 डेज बैठा, कोई मतलब नहीं है आपको इसमें, ठीक है।
बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड एक ऑब्जेक्टिव, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आगे, यस नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी खत्म, क्या यूज था, कितने मेंबर थे, उसके मेजर पॉइंट, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जो पब्लिक स्क्रूटनी होने के बाद अल्टीमेटली फाइनल ड्राफ्ट में कंटेन होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन याद रखिएगा ये क्या है, मैंने आपको बता चुके हूं, जो प्रधानमंत्री थे देश के या जो भी एक बंदा है, आज आपकी क्लास स्टार्ट होने से बहुत दिनों पहले एक ओरिएंटेशन क्लास हुई थी जो मैंने ली थी, तो मैंने उसमें बताया था कि हम क्या करेंगे, क्या हमारे आइडियाज है, क्या टीचर्स रहेंगे, क्या सिस्टम रहेगा। वैसे कोई भी मीटिंग से पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या आप सबसे पास कराया जाता है, ठीक है, आप सबने फेथ किया इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, सीधी बात है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली एक रिजोल्यूशन था जो फर्स्ट डे ऑफ द मीटिंग्स में डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बैठ रही हो, क्या उसका काम है, और आगे जाके इसी को तोड़ मरोड़ के प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल से इसमें। बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट एम टू डिफाइन द एस्पिरेशन ऑफ द असेंबली वाज मूव्ड, ठीक है। इट इज द समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्टिक मूवमेंट ब्रॉट इनटू द असेंबली, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था,